am Dr. Meenu Jain, Associate Professor and Head, Department of Economics, TAB College for Girls, Yamunanagar. Today the topic is Lewis Model of Economic Development. In this presentation, I am going to cover introduction, assumptions, explanation, diagrammatic presentation, some relations, drawbacks, conclusions, and in the end, references. Introduction of this model. Sir W.A. Lewis, a Nobel laureate, published his model, Economic Development with Unlimited Supply of Labor in the Manchester School in 1954. This model is based on the historical experiences of Western industrialized economies and on the ideas of classical economists. Not all the factors are limited. This model is the best known contribution to the development economics, and this model is also known as dual sector model. Sir W.A. Lewis ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर मॉडल 1954 में मैनचेस्टर स्कूल में पब्लिश किया. ये मॉडल वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है और इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के आइडियाज को भी इंक्लूड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ऑल द फैक्टर्स आर लिमिटेड, सभी साधन सीमित नहीं होते, इस पर ये मॉडल बेस्ड है. ये मॉडल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में बेस्ट नोन कंट्रीब्यूशन है और इसे ड्यूल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है. ये मॉडल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम से डील करता है. इसमें कहा गया है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर की अनलिमिटेड सप्लाई जो पाई जाती है वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रुकावट नहीं है, बल्कि लेबर इज एन इंजन ऑफ development. This model deals particularly with the problem in less developed countries. This model explains how unlimited supply of labor can be used as an instrument of development. This model stresses that labor is an engine of development. Unskilled labor is no bottleneck to economic development. Professor Lewis has divided an economy into two sectors, capitalist sector and subsistence sector. Now, what is capitalist sector? Capitalist sector usually means industrial sector. It operates with the use of reproducible capital and wage labor. In this sector, there is high income, high productivity, and production is more. Capital intensive production processes are in capitalist sector. Wages, there are higher wages than subsistence sector. Labor is advanced, literate, and skilled labor. There is no abundance of labor. कैपिटलिस्ट सेक्टर से अभिप्राय क्या होता है, क्या मीनिंग होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से होता है. इसमें रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल और वेज लेबर को यूज किया जाता है. यहाँ पर इनकम अधिक होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और प्रोडक्शन भी अधिक होता है. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है. वेजेस ज्यादा होती हैं, एडवांस्ड लेबर होता है, स्किल्ड होता है, पढ़ा लिखा होता है और एबंडेंस ऑफ लेबर नहीं होती है. सबसिस्टेंस सेक्टर usually mean agriculture sector. That part of the economy which is not using reproducible capital, इस सेक्टर में रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल को यूज नहीं किया जाता. यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन इज लो, प्रोडक्टिविटी भी लो होती है
और इनकम भी लो होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है। वेजेस सबसिस्टेंस लेवल पर होती हैं और लेबर इलिटरेट होता है, अनस्किल्ड होता है और एबंडेंस ऑफ लेबर होता है। यहाँ पर अधिक लेबर पाया जाता है। ये मॉडल कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज आर ड्यूअल इकोनॉमीज। जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर दो सेक्टर्स पाए जाते हैं, कैपिटलिस्ट सेक्टर और सबसिस्टेंस सेक्टर। सेकेंड एजम्पशन इज सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो क्या होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अनलिमिटेड होती है। सप्लाई कर्व ऑफ रूरल लेबर to the capitalist sector is considered to be perfectly elastic. सप्लाई कर्व कैसा होता है? Perfectly elastic. थर्ड एजम्पशन इज जब हम सरप्लस लेबर को ट्रांसफर करते हैं सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर को, इट हैज नो इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जब लेबर को ट्रांसफर किया जाता है सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज वर्कर्स इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन वर्कर्स की क्या होती है? जीरो होती है। नेक्स्ट assumption is wage rate they are higher in capitalist sector compared to the subsistence sector. कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो वेजेस होती हैं वो अधिक होती हैं जब हम उन्हें सबसिस्टेंस सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं। जो वेजेस हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर की वो किस पे डिपेंड करती हैं? जो वेजेस सबसिस्टेंस सेक्टर में पाई जाती हैं। दिस इज अ dubious assumption. Next assumption is capitalists follow the principle of profit maximization and reinvest all their profits. It is assumed that their marginal propensity to consume is zero. कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करना चाहते हैं, सो दे इन्वेस्ट। वो प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं सारे प्रॉफिट्स को, और उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या कहा गया है? इट इज जीरो मानी गई है। इट इज एज्यूम्ड दैट देयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जीरो। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको क्या कर दिया जाएगा? दे विल बी री इन्वेस्टेड। Next assumption is all rural workers share equally in the output, so that the rural real wage is determined by the average and not by the marginal productivity of labor. इसमें कहा क्या गया है कि जो रूरल वेजेस हैं वो कैसे डिटरमिन्ड होती हैं? एवरेज प्रिंसिपल के हिसाब से, एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, नॉट बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्शन 100 होता है तो और लेबर कितना है? 10, तो इक्वली डिवाइड होगा, देन 10 एवरीवन विल गेट 10 रुपीज एज वेजेस। तो रूरल रियल वेजेस क्या होती हैं? एवरेज प्रिंसिपल डिसाइड करता है, नॉट बाय मार्जिनल प्रिंसिपल। अगर मार्जिनल प्रिंसिपल अप्लाई होता तो बहुत सारे वर्कर्स की क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो, तो उनकी वेजेस भी क्या होती? जीरो। बट ऐसा नहीं होता, एवरी वर्कर इज गेटिंग वेजेस। तो रूरल एरियाज में रूरल वेज रेट कैसे डिटरमिन्ड होती है? बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी, नॉट बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट assumption is rate of labor transfer and employment in capitalist sector is proportional to the rate of capitalist sector capital accumulation. जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सेक्टर में पूंजी संचय होता रहेगा वैसे वैसे ही लेबर उधर ट्रांसफर करता रहेगा और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी। Cost of imparting training and skill.
to the unskilled labor is assumed to remain constant through time. जब हम लेबर को ट्रांसफर करते हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो उनको ट्रेनिंग चाहिए होती है और स्किल रिक्वायर्ड होती है. तो जब ट्रेनिंग एंड स्किल को इम्पार्ट करने की जो कॉस्ट है, उसको क्या माना गया है? दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू टाइम. तो वो कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मॉडल. सरप्लस लेबर. Who is surplus labor? At the early stage of development, in less developed countries, there is excess supply of labor over its demand. Surplus labor किसे कहते हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जब डेवलपमेंट शुरू होती है, स्टार्टिंग में क्या होता है? यहाँ पर लेबर की सप्लाई क्या होती है? डिमांड की तुलना में ज्यादा होती है. लेबर की डिमांड कम होती है और लेबर की सप्लाई ज्यादा होती है. लैंड पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो एप्लीकेबल होता है. तो इसलिए वहां पे कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनकी जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है. There will be some workers having zero marginal productivity. जो ग्रुप जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कहा गया? सरप्लस लेबर. The group of workers that is not producing any output is termed as surplus labor. सरप्लस लेबर में कौन आएगा? Women, peasants, artisans, domestic servants, disguised unemployed, and increased working force consequent upon increased population all constitute surplus labor. Lewis suggested जो ये वर्कर्स हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, जो सरप्लस लेबर है, इनको हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना होगा? हमें सब्सिस्टेंस सेक्टर से विड्रॉ करना होगा. और ये कहाँ पे काम करेंगे? दे विल डू वर्क इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर. जब हम इनको सब्सिस्टेंस सेक्टर से विड्रॉ करेंगे, देन उस सेक्टर में देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोडक्शन. क्यों चेंज नहीं होगा? दे आर अनप्रोडक्टिव. उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी है? जीरो है. नाउ वेजेस. The workers should be paid only as much wages as should enable these workers to maintain the same standard of living in villages. Earnings in subsistence sector set floor to wages in the capitalist sector. तो जितनी वेजेस सबसिस्टेंस सेक्टर में होंगी वो डिसाइड करती हैं कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में कितनी वेजेस होंगी. प्रैक्टिस में क्या बताया कि जब लेबर सिटीज में, टाउन्स में ट्रांसफर करेगा कैपिटलिस्ट सेक्टर के लिए, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? हाई होती है. तो इसलिए जो वेजेस हैं वो 30% हायर देन द सबसिस्टेंस वेजेस होंगी. और वर्कर्स इन वेजेस को लेने के लिए, हायर वेजेस को लेने के लिए वो ट्रांजिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे अपने आप को फ्रॉम सबसिस्टेंस सेक्टर टू कैपिटलिस्ट सेक्टर. नाउ कैपिटलिस्ट सरप्लस. प्रॉफिट्स आर कॉल्ड कैपिटलिस्ट सरप्लस. प्रॉफिट्स को क्या कहा गया है? कैपिटलिस्ट सरप्लस कहा गया है. जैसे जैसे कैपिटलिस्ट सेक्टर में वर्कर्स को ऐड करते जाएंगे, टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल इंक्रीज. टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ लेबर. जैसे जैसे और लेबर ऐड होता जाएगा, टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा. लेबर की जो वेजेस हैं वो क्या रहती हैं? वो कांस्टेंट रहती हैं,
क्यों वेजेस कांस्टेंट रहती हैं? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन इट्स डिमांड। तो जब वर्कर्स का एडिशन हो रहा है तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज हायर देन देयर करंट वेजेस। Profits are expected to rise in the capitalist sector. जैसे जैसे हम लेबर को लगाएंगे उनकी वेजेस कांस्टेंट है क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी उनकी ज्यादा है वेजेस से। तो जैसे जैसे लेबर का एडिशन होता जाएगा सरप्लस कैपिटलिस्ट सरप्लस क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। Capitalists will reinvest their surplus, which will lead to the growth of capitalist sector both in absolute and relative terms. Now, profit and their reinvestment. Profits and their reinvestment occupies great importance in economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इंक्रीज इन सेविंग रेशियो एंड कैपिटल एक्युमुलेशन। द यूज ऑफ कैपिटल, कौन करता है कैपिटल को यूज? कैपिटलिस्ट। द यूज ऑफ कैपिटल इज कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट हु हायर्स द सर्विसेज ऑफ लेबर, इट मे बी आइदर पब्लिक और प्राइवेट। कैपिटलिस्ट कैपिटल को यूज करता है, लेबर को हायर करता है और कैपिटलिस्ट पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। जब कैपिटलिस्ट इस सरप्लस को री इन्वेस्ट करता है तो लेबर की ज्यादा डिमांड करता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ री इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूज till entire surplus is absorbed. Savings play a crucial role in the development of an economy. Lewis said that to understand the process by which a community which was previously saving and investing 4 or 5% of its national income converts itself to an economy where the savings are about 12 to 15%. लुइस कहते हैं जो इकोनॉमी अपनी इनकम का नेशनल इनकम में से 4 से 5% ही सेविंग्स कर रही थी, उनको कन्वर्ट करना है कि उनकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होकर 12 to 15% हो जाए। Savings are to be done by people who receives profits or rent. क्योंकि marginal propensity to consume of the workers is 1. Workers को जितनी आय होती है वो सारी की सारी क्या कर लेते हैं? वो कंज्यूम कर लेते हैं। और लैंडलॉर्ड्स जिनको रेंट मिलता है वो कंजम्पशन पे बहुत अधिक खर्च करते हैं। They are highly prodigal in their consumption और इसलिए कोई भी सेविंग नहीं होती, लैंडलॉर्ड लग्जरी गुड्स पे खर्च कर देते हैं। It is the capitalist who saves and invests. कैपिटलिस्ट ही है जो सेविंग करता है और इन्वेस्ट करता है। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में पॉवर्टी का मेन कारण क्या है? Main reason of poverty is that in underdeveloped countries, capitalist sector is small. Capitalist sector जो है वो छोटा होता है। Now diagrammatic presentation. ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको शो कर रहा है? सबसिस्टेंस सेक्टर को। डायग्राम में आप यहाँ पे ओवाई पर टोटल प्रोडक्शन और इस सेकेंड डायग्राम में मार्जिनल and average productivity. OX axis पे number of workers, number of labor you can say. Subsistence sector में law of diminishing returns applicable होता है, इसलिए प्रोडक्शन फंक्शन आप देखिए, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से है, इस तरह से ये प्रोडक्शन ऐसे भी जा सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। तो हम
सबसिस्टेंस सेक्टर में किस पॉइंट पर है? जहां पे वर्कर्स की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। तो हम यहाँ वाला जो लेबर है उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटलिस्ट सेक्टर में। नेक्स्ट डायग्राम में हम कैपिटलिस्ट सेक्टर को देखेंगे। कैपिटलिस्ट सेक्टर में आपका OX एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑन OY एक्सिस। यहाँ पे आप देखिए एसएस कर्व आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सबसिस्टेंस वेजेस को इंडिकेट कर रहा है और जो डब्ल्यू लाइन है, डब्ल्यू लाइन, ये कैपिटलिस्ट वेजेस को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हैं, OM जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है। नाउ व्हाट हैपेंस इन कैपिटलिस्ट सेक्टर? जो ये वाला सारा पोर्शन है ये सब वेजेस के रूप में वर्कर्स विल गेट। W, A एंड B पोर्शन, ये वाला आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, दीज आर द प्रॉफिट्स। इन प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया जाएगा। री इन्वेस्ट करने पर लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतनी हो जाती है। ज्यादा वर्कर्स को उधर से हमने सबसिस्टेंस सेक्टर से वर्कर्स को इधर ट्रांसफर किया, तो वर्कर्स कैपिटलिस्ट सेक्टर में इंक्रीज हो गए हैं M से लेकर N तक। अब क्या हुआ? ये वाला सारा पोर्शन कहां पे गया? वेजेस के फॉर्म में गया और प्रॉफिट्स कितने हो गए? W, C से लेकर D तक। ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगी। ऐसे ही और वर्कर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। वर्कर्स का नंबर N से P हो जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इस तरह से सारा पोर्शन वेजेस के रूप में चला जाएगा और ये सारा वेजेस जो है वो क्या बनेगा? प्रॉफिट्स बनेंगे, या जिसको हमने कैपिटलिस्ट सरप्लस कहा, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने आपको बताया आपको कैसे बनाना है। इसमें आपको ये W, आपको ये स्ट्रेट, आपको ये लाइन जो है लेनी है आपको। उसके बाद आपके पास में ये कैपिटलिस्ट आ रही है इस तरह से, ये वेजेस, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का आपके पास है। आप तीनों कर्व्स को हमने इसमें इंटीग्रेट कर लिया। ये आपकी सबसिस्टेंस वेजेस, ये आपकी कैपिटलिस्ट वेजेस दिख रही हैं आपको, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। ये वाला पोर्शन आपको वेजेस हैं और ये वाला पोर्शन सरप्लस है। हमने लेबर्स को ट्रांसफर किया, लेबर का नंबर इंक्रीज हो गया और सरप्लस भी जो है कैपिटलिस्ट सरप्लस भी इंक्रीज हो गया। दिस प्रोसेस गोज ऑन। ये डायग्राम आपकी प्रैक्टिस के लिए है। नाउ सम रिलेशंस। नंबर 1 इज टेक्निकल प्रोग्रेस। अकॉर्डिंग टू लुइस, इफ टेक्निकल प्रोग्रेस इज कैपिटल सेविंग, अगर तकनीकी प्रगति होती है उससे कैपिटल सेव होती है, इट मे बी कंसिडर्ड एज एन इंक्रीमेंट इन कैपिटल। इफ देयर इज लेबर सेविंग, it may be considered as an increment in the marginal productivity of labor. तो इसमें कहा गया है कि whatever the technical progress tends to, it raises profit and employment in capitalist sector. Second relationship is with skill formation. Capitalists need skilled workers. Skilled labor is a quasi bottleneck, a temporary bottleneck, which can be removed by providing training facilities to unskilled workers. जब हम लेबर को ट्रांसफर करेंगे तो उनको स्किल रिक्वायर्ड होगी। स्टार्टिंग में उनको कोई स्किल नहीं आती होगी तो एक टेम्परेरी बॉटलनेक होगी, पर उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और जिससे ये टेम्परेरी बॉटलनेक को दूर कर लिया जाएगा। बैंक क्रेडिट। कैपिटल कैन बी क्रिएटेड not only out of profits but also through bank credit. The effects of bank credit on capital formation is similar to that of reinvestment of profits. जब हम प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे और अगर हमने उधार लिया है बैंक से तो उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आएंगे? उसने कहा रिजल्ट्स सेम आएंगे, but there is one limitation. That limitation is initially bank credit
may cause inflation. स्टार्टिंग में क्या होगा? बैंक क्रेडिट से इन्फ्लेशन होगी। क्यों? क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगी उधार लेने से, बैंक क्रेडिट से। इट डज नॉट एड टू द फ्लो ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो देयर कैन बी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन। जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस टेंड टू सेटल डाउन। जैसे ही गुड्स का फ्लो मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चली जाएगी। ना ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी में ये मॉडल कैसे काम करता है? ओपन इकोनॉमी में अगर हमारी कंट्री अंडर 12 कंट्रीज हैं, तो जो सरप्लस लेबर पाया जाता है, इसको हम दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट है, कैपिटल पूंजी कम है, कैपिटल एक्यूमुलेशन कॉन्स्ट्रेंट है, तो हम कैपिटल को इंपोर्ट कर सकते हैं। In case of capital accumulation constraint, if capital is imported, then balance of payment issues and difficulties can be there. अगर हम कैपिटल को अंडर 12 कंट्रीज अगर कैपिटल को इंपोर्ट करती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज एंड डिफिकल्टीज हो सकती हैं। और लेबर को अगर हमारे पास लेबर इतना ज्यादा है, हम उन कंट्रीज में इसको माइग्रेट करवाना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं जहां पर लेबर कम है, तो क्या होता है कि मोबिलिटी जो ट्रांसफर है दूसरी कंट्रीज की, इट इज नॉट इजी। और अगर माइग्रेट कर भी जाते हैं, तो वहां का लेबर फोर्स जो है वो रिजेंटमेंट दिखाता है। एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विल कंटिन्यू till the capital labor ratio rises, supply of labor becomes inelastic and surplus labor disappears. ये प्रोसेस डेवलपमेंट की तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सप्लाई ऑफ लेबर क्या बन जाता है, इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक बन जाता है। पूरा का पूरा सरप्लस लेबर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जब सरप्लस लेबर नहीं होगा तो क्या होगा, वेजेस विल इंक्रीज, इट टेंड्स टू रेज वेजेस। जब वेजेस बढ़ जाएंगी सबसिस्टेंस सेक्टर में, कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो क्या होगा, इंक्रीज इन वेजेस मींस लो प्रॉफिट्स फॉर द कैपिटलिस्ट sector. Marginal productivity of labor is expected to rise in the subsistence sector with the adoption of new techniques. जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसिस्टेंस सेक्टर है, वहां पर भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा। लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और दे विल हैव हायर वेजेस इन सबसिस्टेंस सेक्टर। जब उनको वहीं पर ज्यादा वेजेस मिल रही हैं, दे वोंट गो टू कैपिटलिस्ट सेक्टर, ट्रांसफर नहीं करेंगे कैपिटलिस्ट सेक्टर में। बिकॉज ऑफ द रिलेटिव फास्टर ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्ट सेक्टर, कैपिटलिस्ट सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। व्हाट विल हैपन, फूड ग्रेन प्राइसेस दे आर एक्सपेक्टेड टू राइज to turn the terms of trade in favor of subsistence sector. कैपिटलिस्ट सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां पे फूड ग्रेन प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगे, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके फेवर में हो जाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के फेवर में हो जाएंगे। When wages increases, subsistence सेक्टर में भी वेजेस इंक्रीज कर रही हैं, तो क्या होगा, कंट्री इकोनॉमी में क्या होगा, ड्यूअल इकोनॉमी से इकोनॉमी क्या हो जाएगी, वन सिंगल इंटीग्रेटेड लेबर फोर्स बन जाएगी। There are some drawbacks of this model. Number one is existence of subsistence labor is questionable. कि क्या ऐसा लेबर एग्जिस्ट करता है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है? क्योंकि देखने में तो सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग सीजन में सब लोग काम करते हैं। ऐसे में कौन सा लेबर वहां पे डिस्गाइज्ड है, ये क्वेश्चनेबल होता है। सेकेंड,
मोबिलिटी ऑफ लेबर इज नॉट इजी कि लेबर को हम ट्रांसफर कर देंगे. देयर आर स्ट्रॉन्ग सोशल एंड पर्सनल टाइज विच आर डिफिकल्ट टू ब्रेक. लेबर इतनी आसानी से जो है ट्रांसफर नहीं होता है. उनकी सोशल पर्सनल टाइज होती हैं जिसे तोड़ना मुश्किल होता है. वेजेस को क्या माना गया? कांस्टेंट. कांस्टेंट सबसिस्टेंस वेजेस इज नॉट पॉसिबल. अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है तब भी वेजेस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं. वेज रेट कॉन्टिन्यूज टू राइज ओवर टाइम. ये वाली वेजेस, सबसिस्टेंस वेजेस भी कांस्टेंट नहीं रहती और कैपिटलिस्ट वेजेस भी कांस्टेंट नहीं रहती. दे कॉन्टिन्यूज टू राइज even when there is open unemployment. सबसिस्टेंस सेक्टर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो भी वेजेस जो हैं दोनों सेक्टर्स में क्या होती हैं? दे कंटिन्यू टू राइज. एम्पिरिकल स्टडीज बताती हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो इलास्टिक नहीं होता है. दैट इज स्टीप राइजिंग सप्लाई कर्व इन हेवीली populated agriculture economies. Economies में steep rising supply curve होता है. Reinvestment of profits can occur in more sophisticated labor saving capital techniques. जब कैपिटलिस्ट प्रॉफिट्स को री-इन्वेस्ट करता है तो वो किस में इन्वेस्ट करता है? लेबर सेविंग कैपिटल टेक्निक्स में. तो प्रॉफिट्स तो इंक्रीज हो जाएंगे बट देयर कैन बी नो जनरेशन इन एम्प्लॉयमेंट. देयर इज लिमिटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर इन कैपिटलिस्ट सेक्टर. इट एडवोकेट अ वर्सनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. कि वेजेस कांस्टेंट रहेंगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे. इट एडवोकेट a worsening of distribution of income. Shortage of skilled workers can be a serious bottleneck. Shortage of skilled workers. हमने ट्रांसफर किया वर्कर्स को कैपिटलिस्ट सेक्टर में तो इसमें माना गया कि उनकी जो कॉस्ट है उनको ट्रेनिंग देने की कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी और बहुत जल्दी वो स्किल को लर्न कर लेंगे. बट skill formation poses a serious problem as it takes a very long time to educate and train the multitudes in such countries. उनको सिखाने में, ट्रेनिंग देने में टाइम ज्यादा लगेगा. No physical capital accumulation in agriculture. With all the investment going into non-agriculture is neither essential नॉर एम्पिरिकली करेक्ट. इसमें कहा गया कि जो भी कैपिटल एक्युमुलेशन होगा वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में ही होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी पूंजी संचय नहीं होगा. ऐसा गलत है. एम्पिरिकली इट इज रॉन्ग. सो इट इज वन साइडेड बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ वन सेक्टर. तो ये मॉडल वन साइडेड है, एक ही सेक्टर की ग्रोथ पर बेस्ड है. It ignores institutional factors such as union bargaining power. Professor Lewis himself realized the limitations and constraints of this model. उन्होंने कहा कि अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में सबसिस्टेंस सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा होता है. लार्ज सबसिस्टेंस सेक्टर. लेबर सेविंग टेक्निक्स प्रेजेंट होती हैं. कैपिटलिस्ट जो है लेबर सेविंग टेक्निक्स को यूज करते हैं. परवेसिवनेस ऑफ लेबर सेविंग टेक्निक्स. स्मॉल स्केल एंटरप्राइज पाए जाते हैं. वल्नरेबिलिटी ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस मॉडल by saying this model provides a theoretical framework for a suitable growth path for underdeveloped countries. Second, it
identifies the problem of disguised unemployed. It gives suggestions how to transform agriculture sector of underdeveloped countries. तो ये मॉडल जो है एक अंडरडेवलप्ड कंट्रीज को कौन सा ग्रोथ पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, उनके लिए कौन सा सूटेबल है, इसके लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है, इसको आइडेंटिफाई करता है। ये मॉडल सजेशंस देता है कि अंडरडेवलप्ड कंट्री किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। These are the references. This is all about the Lewis model. Thank you.